हेलो नमस्कार राम राम जी। तो दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। पिछली वीडियो में हमने समझा था पीएनएल स्टेटमेंट को। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट स्टेटमेंट की। ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट्स में बैलेंस शीट को कवर करा जाएगा। फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं बैलेंस शीट का क्या मतलब है। सेकंड, पीएनएल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन देती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के बारे में कि कंपनी का प्रॉफिट्स क्या है। बैलेंस शीट हमें क्या बताएगी, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। बैलेंस शीट हमें ये बताएगी कि कंपनी ने किस तरीके से इवॉल्व किया है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी टाइम से वो इंसेप्शन में है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने डिस्कस किया है हमारा राजा बैटरीज़ को। बैलेंस शीट है ये फॉर द ईयर ऑफ 2014। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अभी उस पर जाते हैं। ये वाली साइड को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हम सिर्फ की टर्मिनोलॉजीज़ और बैलेंस शीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझेंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट को देखना चाहिए और कहाँ से शुरुआत करें और किस चीज़ का क्या मतलब है। तो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है बैलेंस शीट का हेड, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आपको दिख रहा है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर नेक्स्ट हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज के हेड के अंदर दिख रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये थी लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर हम बात करेंगे अब एसेट साइड पे, एक बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट करती है कंपनी। ये सारा डेटा अवेलेबल होता है फ्रीली, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप screener.com यूज़ करते हो तो वहाँ भी आपको कंपनीज़ की बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगी। ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। वरना आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करके उनकी पूरी स्टेटमेंट देख सकते हो। ये सब पब्लिक डोमेन में होता है। तो एसेट साइड पे बात करते हैं। फर्स्ट हेड है नॉन करंट एसेट्स का, जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखेंगे इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट एसेट्स सॉरी। अब ये देख रहे हो आप कि बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के बारे में डिस्कशन है सारा। तो एसेट्स के बारे में, दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल के बारे में हमने पिछली चैप्टर में जब हमने पीएनएल स्टेटमेंट को कवर किया था तो बात कर ली थी। अब लाइबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या है भाई। सिंपल टर्म्स में ये मतलब है कि जो लोन ले रखा है कंपनी ने और जिसको उसे रीपे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, वो कहलाती है लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड पेमेंट्स ड्यू, जो कंपनी को पे करनी है इन फ्यूचर, वो सब लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। इसके अंदर दो तरीके की लाइबिलिटीज़ हैं, करंट एंड नॉन करंट। किसी भी टिपिकल बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब समझते हैं हम अभी। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ कंपनी ओन करती है, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो या तो ओनर की कैपिटल से आएंगे या फिर ओनर की किसी लाइबिलिटी से आएंगे, क्योंकि कंपनी और ओनर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। ओनर की जो कैपिटल है वो डिफरेंस है एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच का। यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी के फॉर्मूले को समझेंगे। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये निकल कर आती है शेयर होल्डर इक्विटी। इसके अंदर दो मेन सेक्शंस हैं। अगर आप देखोगे शेयर होल्डर फंड्स हैं, जिसके नीचे शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं और करंट लाइबिलिटीज़ है। अभी हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड के बारे में। शेयर होल्डर फंड्स को समझेंगे कि क्या है शेयर होल्डर फंड्स। और एक साइड पे हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ की, दूसरी साइड पे हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर के फंड की। तो ये क्या माजरा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इसको समझते हैं सबसे पहले। पूरी कंपनी जो है वो एज एन इंडिविजुअल है जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए कमाई पे लगी हुई है। उसका कॉर ऑपरेशन यही है कि उसको वेल्थ क्रिएट करके देनी है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई शेयर होल्डर एक अलग इंसान है, ये तो है शेयर होल्डर। और दूसरे एंड पे आपको ये समझ आ रहा होगा ये कंपनी है। ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, ये सेम बंदा नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद आपको उसकी वेलबिंग के बारे में पता लगेगा। शेयर होल्डर का जो फंड होता है वो कंपनी का नहीं होता है, इसका नहीं है। ये जो फंड्स है ये इस बंदे के हैं, ये समझना है। तो शेयर होल्डर फंड्स को समझेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को समझेंगे और करंट लाइबिलिटीज़ को समझेंगे। शेयर होल्डर फंड्स को देखोगे तो इसके अंदर आपको दो हेड्स दिख रहे हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी है एबीसी 1000 शेयर इशू करे, फेस वैल्यू शेयर की रखी 10, तो 10,000 रुपये के शेयर्स हो गए। इस एग्जाम्पल में एबीएफएल में अगर आप देखोगे तो 17 करोड़ के शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू 1 है, तो 17 करोड़ 8 लाख इसके उस टाइम पर नंबर ऑफ शेयर्स थे इन मार्केट, फेस वैल्यू 1 के हिसाब से। शेयर कैपिटल का फॉर्मूला सिंपल है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे 17 करोड़ 8 लाख 10,000 शेयर्स।
रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं। रिजर्व्स वो पैसा होता है जो कंपनी ने मार्क किया होता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई एक्सपेंशन के लिए, कोई खर्चा उसको पता है कि ये कंपनी को करना है, उसके लिए अलग से जो रखेंगे वो रिजर्व्स है। और सरप्लस वो है जो कंपनी का प्रॉफिट बच जाता है रिजर्व्स हटाने के बाद। अब हम बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या-क्या है। कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है और जनरल रिजर्व है। ये 3 मेन है, इनको समझ लेते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो पैसा मार्क कर रखा है कंपनी ने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या अकाउंट, इसके अंदर क्या होता है? जो भी प्रीमियम किसी भी शेयर के ऊपर मिल रहा है, अबव इट्स पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, वो आता है सारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। जनरल रिजर्व में क्या होता है? जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं शेयर होल्डर्स को, वो आते हैं जनरल रिजर्व में। और कंपनी यहाँ इस पैसे को, जो जनरल रिजर्व का पैसा है, जैसा इसका नाम भी है, इसको यूज़ करती है एज अ बफर। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे सरप्लस का क्या होता है भाई। तो सरप्लस को देख लेते हैं। सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका कैलकुलेशन एक बारी समझते हैं कि किस तरीके से ये सरप्लस आया है। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 367 करोड़, 2014 का जो एबीएफ हमारा राजा बैटरीज का जो प्रॉफिट था 367.4 करोड़ था। तो इसको ऐड किया गया प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस में। तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखोगे तीनों ईयर की काफ़ी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कोई इनके बीच में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो वो नोटिस आ जाती हैं। पिछले साल का जो बैलेंस था और इस साल का जो प्रॉफिट था उसको ऐड करके 1197 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था एबीएफएल का 2014 के अंदर। तो फर्स्ट थिंग जो एक कंपनी करती है वो क्या करती है, कुछ पैसा सरप्लस अकाउंट से जनरल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है ताकि फ्यूचर यूज़ में इसको एज अ बफर यूज़ किया जाए। तो सरप्लस से जनरल में डालने के बाद जो भी रिजर्व्स हैं एबीएफआरएल ने ये डिस्ट्रीब्यूट किए एज डिविडेंड्स। अब नेसेसरी डिडक्शंस करने के बाद जो सरप्लस बचा उसको क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन है सारा। अप्रोप्रिएशन के लिए जो अमाउंट था उसमें से जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफ़र किया, प्रपोज डिविडेंड जो था, जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, और जो डिविडेंड टैक्स ऑन प्रपोज डिविडेंड था वो पे करके फाइनल अमाउंट इधर आ गया। अब हम ये देखते हैं टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का फॉर्मूला क्या है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ एनी कंपनी इज इक्वल टू द कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड जनरल रिजर्व प्लस द सरप्लस फॉर द करंट ईयर। इसको अगर आप समझोगे तो किसी भी कंपनी की, अपनी फेवरेट कंपनी की बैलेंस शीट को जाके खोलना और वहाँ पर देखना कितना प्रॉफिट उसने पिछले साल किया था, कितना वो सरप्लस लेके चले थे, कितना प्रॉफिट उनका इस साल का है, और तब आपको उनका पता लगेगा कि टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं कंपनी के पास। अब बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डर फंड जो है वो शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये अमाउंट लाइबिलिटी साइड पे इसलिए शो किया जाता है बैलेंस शीट में क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का है, कंपनी का नहीं है, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी ही है। नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करती है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को, जिसको 12 महीने के बाद ही पे ऑफ करना है। इसमें 3 तरीके की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 3 तरीके की होती हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंटायर बैलेंस शीट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, क्योंकि उससे आपको ये पता लगेगा कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कितनी है, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लाइबिलिटी खड़ी हुई है, कितना उसके ऊपर लोन है और किस तरीके से वो ग्रोथ कर रही है। और ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाला जो आपका हेड है, ये काफ़ी सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ को कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करता है। इन सब चीज़ों को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा राजा बैटरीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेड में इन्होंने ये टैक्स डेफरमेंट लिया हुआ था किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर। तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ही नहीं, बट वहाँ पर आपको देखना ये ज़रूरी है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बैंक रिफ्यूज़ ही कर दे रहा है, उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है, या फिर कंपनी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। तो इन सब चीज़ों को बहुत देखना है। और फाइनेंस कॉस्ट की हमने बात करी थी, अगर कंपनी का, किसी भी कंपनी का डेट हाई है तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी हाई ही होगी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो वो चीज़ होती है कि कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि इन फ्यूचर हमें कोई ना कोई टैक्स पेमेंट्स करनी पड़ जाएंगी, जिसका अभी तो कुछ नहीं है, बट इन फ्यूचर कोई ना कोई एडिशनल टैक्सेस कंपनी के ऊपर आ सकते हैं, तो वो जाते हैं इस हेड के अंदर। नेक्स्ट लाइन देखोगे आप तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या है, जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स की चीज़ें हैं, ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, पीएफ है, ये सब पैसा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वाले हेड से। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करोगे तो ये वो पैसा है जिसको 1 साल से कम समय में कंपनी को रीपे करना है। करंट लाइबिलिटीज़ को देखेंगे तो 4 तरीके की हैं। लोन्स एंड रीपेबल्स ऑन डिमांड, जैसे किसी बैंक से लोन ले लिया, एसबीआई से ले लिया, आंध्रा से ले लिया, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा, जो साल के अंदर अंदर पे करनी है। नेक्स्ट देखोगे तो अनसिक्योर्ड जो ट्रेड पेएबल्स होते हैं वो आएगा। ये वो हैं
जो डायरेक्टली कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं कंपनीज़ को, वो इसके अंदर में जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ये सब सेटल होगा। लास्ट लाइन जो है करंट लायबिलिटीज़ की, उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ये वही सेम है जिस तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस थे, उसी तरीके से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। इसके अंदर भी जो एम्प्लॉयी बेनिफिट की चीज़ें हैं, ग्रेच्युटी वगैरह है, एनकैशमेंट है, पीएफ है, ये सब होता है। नेक्स्ट आप चलोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक एज अ लेमैन, एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर इंडिविजुअल मार्केट लर्नर आपको चीज़ों को पढ़ना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी और आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इस पे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमने सारे ही हेड्स ऑलमोस्ट डिस्कवर कर लिए हैं। शेयर होल्डर फंड्स को डिस्कस किया, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को किया, करंट लाइबिलिटीज़ को किया, एसेट्स में देखा नॉन करंट एसेट्स क्या हैं, करंट एसेट्स क्या हैं। तो टोटल लायबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर का जो पैसा है एक तो वो कंपनी की लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो हैं जितनी भी, वो सारी कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। करंट लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं, ये भी सारी कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं। तो कंप्लीट होता है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ